शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास तक हम आपके जो टेक्स्ट बुक था उससे पहले हम क्या सीखे हैं, जो बेसिक ग्रामर था उसको हम सीख चुके हैं। बच्चों, आज के क्लास में हम आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए जो सेतुबंध कार्य है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। सेतुबंध कार्य में कौन कौन से विचार को दिए हैं उसको देखेंगे बच्चों। आपके जो टेक्स्ट बुक के सेतुबंध कार्य है उसमें पहला जो मेन है वो है सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले। क्या है? सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले अथवा प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले कोई 5 शब्द लिखिए। इस तरह दिए हैं। क्या है? कोई 5 शब्द, कोई 5 शब्द लिखिए। इसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त कर लेना है। आपके टेक्स्ट बुक के जो सेतुबंध कार्य है उसमें क्या है, पहला में है वो क्या है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कोई 5 शब्द लिखिए। क्या करना है? अभी 5 शब्दों को लिख देना है। कौन कौन से हो सकते हैं सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले? पहला शब्द वर्षा हो सकता है, यह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग हो जाता है। दूसरा शब्द हो सकता है सोना, और सोना का मतलब जानने से आपको मालूम हो जाता है सोना 2 जगहों पर हम प्रयोग करते हैं। मैं बाद में अर्थ बताती हूँ तब आप लोगों को मालूम हो जाता है। तीसरा शब्द है सामान, और चौथा शब्द है जनता, पांचवा शब्द है मां। इस तरह के जो शब्द है वे हमेशा क्या हो जाते हैं, एक वचन में ही प्रयोग हो जाते हैं। जान लिए बच्चों, इधर क्या है, सदैव का मतलब है हमेशा, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले। प्रयुक्त का मतलब है प्रयोग होने वाले। कौन से हैं? कोई 5 ಶಬ್ದ लिखिए। ಯಾವುದಾದರೂ 5 ಶಬ್ದವನ್ನ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವಂತಹ 5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। अभी हम लिखे हैं वर्षा, सोना, सामान, जनता, मान। अभी क्या है, वर्षा का मतलब क्या हो जाता है? वर्षा का मतलब है रेन, मಳೆ, समझ में गया। और सोना का मतलब क्या है? गोल्ड। दूसरा सोना नींद करना, स्लीप। अभी क्या है, कौन सा लिए हैं? सोना गोल्ड का लिए हैं। और उसके बाद कौन सा है? सामान है। सामान को आर्टिकल्स कहते हैं, समझ में गया। और बाद में कौन सा है? जनता है। जनता को क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। और कौन सा है? माल है। माल को क्या कहते हैं? समथिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स को हम क्या कहते हैं? माल कहते हैं, है ना। सोल्ड फॉर मनी, समटाइम्स that things are sold for money, that type of things are called as माल। समझ में गए बच्चों? अभी क्या है, अभी अगले मेन को जानेंगे। कौन सा है अगले मेन? आपके टेक्स्ट बुक में दूसरा मेन है पक्षियों के नाम हिंदी में लिखिए। क्या है दूसरा मेन? पक्षियों का नाम हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। इधर क्या है, इधर क्या हो जाता है, कौन कौन से पक्षियों के नाम कन्नड़ में दिए हैं। कौन सी भाषा में दिए हैं? टेक्स्ट बुक में कन्नड़ में दिए हैं। उनको हिंदी में क्या कहते हैं उसको लिख देना है। फिर कन्नड़ में क्या दिए हैं? पहला शब्द कन्नड़ में पारिवाल है, पारिवाला दिए हैं। इसको हिंदी में कबूतर कहते हैं। क्या कहते हैं? कबूतर कहते हैं। दूसरा शब्द कौन सा दिए हैं देखेंगे। दूसरा शब्द है कौन सा दिए हैं? गुब्बच्ची दिए हैं, गुब्बच्ची। गुब्बच्ची दिए हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं?
हैं। और तीसरा शब्द कौन से दिए हैं? हद्दू दिए हैं। हद्दू कौन सा है? हद्दू है। इसको हिंदी में गिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गिद्ध कहते हैं। समझ में गया? और तीसरा शब्द हो गया। अभी चौथा शब्द कौन सा दिए हैं? कोड़ी दिए हैं। कोड़ी, कोड़ी को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्गी कहते हैं। समझ में आएगी बच्चों? क्या है? मुर्गी कहते हैं। और बाद में कौन सा है? पांचवा है कौवा, कागे। कागे दिए हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कौवा कहते हैं। कौवा कहते हैं। जान लिया बच्चों? इधर कितने पक्षियों के नाम दिए हैं? कन्नड़ में 5 पक्षियों के नाम दिए हैं। और 5 पक्षियों के नाम इस तरह है कि ಪಾರಿವಾಳವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಬೂತರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇದೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಗೊರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದು ಹದ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹದ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಕೋಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುರ್ಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಹುಂಜ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮುರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ, ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ, ಮುರ್ಗಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಗೆ ಇದೆ. ಕಾಗೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೌವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವಿವಾಗ. ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಂಜ್ಞಾ के भेद बताइए. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. संज्ञा के भेद बताइए. इधर क्या है? हम लोग सीखे थे शब्दों के प्रकारों को. शब्दों के प्रकार में कितने प्रकारों के शब्दों को जान चुके थे? मुख्य रूप से 4 प्रकार के देखे थे. उसमें अंतिम वाला है प्रयोग के आधार पर शब्द. प्रयोग के आधार पर शब्द के अंदर कौन कौन से प्रकार के शब्द आ जाते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द आ जाते हैं. विकारी शब्द के अंदर कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ जाते हैं. आज के क्लास में हम उसी में पहला जो है संज्ञा, उसको हम जानने जा रहे हैं बच्चों. आपके सेतुबंध कार्य में क्या दिए हैं? संज्ञा के जो प्रकार है अथवा भेद है उनको बताइए, इस तरह बोल दिए हैं. मैं पूरे विवरण के साथ संज्ञा की परिभाषा को देकर बाद में उसके भेदों के बारे में जानकारी भी देती हूँ बच्चों. पहले हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं. किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थल तथा भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. समझ में आ गया बच्चों? क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थल तथा भाव के नाम बताने वाले शब्दों को, भाव के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. शब्दों को संज्ञा कहते हैं. जानिए बच्चों क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थल तथा भाव के नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं. इधर कौन से ले सकते हैं? किसी भी भाव के लिए अथवा व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थल के लिए. व्यक्ति के लिए उदाहरण के लिए गांधी जी को ले सकते हैं. गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं. और वस्तु के लिए कलम ले सकते हैं. उसके बाद स्थल के लिए मैसूर, हमारे शहर में मैसूर को ले सकते हैं. और उसके बाद जो भाव है, भाव क्या हो जाता है? आनंद, खुशी, ये सब कुछ ले सकते हैं. दुख, इन सभी को देखने से हमें मालूम हो जाता है
उदाहरण के द्वारा मैं बता रही हूँ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थल तथा भाव के नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। संज्ञा के भेद हैं, भेद का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? प्रकार। इधर जानिए ना, भेद का मतलब क्या है? प्रकार है। कितने प्रकार के संज्ञा हो जाते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के संज्ञा? देख लीजिए, दिखाई देता है। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। जानिए बच्चों, संज्ञा के भेद कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। अभी कौन कौन से हैं ये 5 प्रकार के संज्ञाएं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले हम जानना है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति का, वस्तु का अथवा स्थान का बोध हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थल के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण को देखेंगे, अभी हम देखेंगे। इधर उदाहरण को देखने से आपको आसानी से मालूम हो जाता है क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए, व्यक्ति के लिए और कौन कौन से हैं? स्थल और कौन सा है? और एक वस्तु के लिए। इन तीनों के लिए एक एक उदाहरण अगर हम ले लेते हैं तो आपको आसानी से मालूम हो जाता है। इधर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन। विशेष व्यक्ति का मतलब क्या है? पर्टिकुलर पर्सन। क्या है? उदाहरण क्या है देख लीजिए। उदाहरण है कविता सो रही है। जानिए, ये व्यक्ति के लिए हम ले लेते हैं। इधर कौन सा है? स्थल के लिए कलकत्ता सुंदर शहर है। जानिए बच्चों, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है कलकत्ता सुंदर शहर है। तीसरा कौन सा है? वस्तु है। रामायण पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ। ये तीनों वाक्यों में कविता, कलकत्ता और रामायण, ये तीनों शब्द व्यक्ति का, वस्तु का और इधर क्या है? व्यक्ति का, स्थल का और वस्तु का। शायद इधर क्या है? पहला है व्यक्ति का, दूसरा है स्थल का और तीसरा है कौन सा? वस्तु का। हमें परिचय दे देते हैं। इस तरह के जो शब्द है, एक किसी विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का मतलब क्या है? एक लड़की है, उसकी नाम क्या है? कविता है। अगर
हो जाता है, वह जातिवाचक हो जाता है। इफ यू कॉल हर इन ए पर्टिकुलर नेम दैट इज कॉल्ड एज क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कविता के व्यक्ति के लिए। अभी क्या है, कलकत्ता है, कलकत्ता स्थल के लिए, किसी विशेष स्थल के लिए। अभी हम मैसूर ले लिए इधर, इस तरह है एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए अगर नाम ले लेते हैं तो। अभी क्या है, रामायण लिए है, ये तो हमारे पवित्र ग्रंथ है, ये वस्तु के लिए हम लिए हैं। इस तरह के विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा क्या है, वस्तु तथा स्थल के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में गए बच्चों? अभी हम जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा को जानने के लिए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसमें कौन सा है, दूसरा है। दूसरा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इधर जिस संज्ञा से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब है जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण को देखने से आप लोगों को मालूम हो जाता है बच्चों। देख लीजिए उदाहरण क्या है, किसान हल चलाता है। देख लीजिए उदाहरण, किसान हल चलाता है ना, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा ले सकते हैं, घोड़ा घास खाता है ना, घोड़ा घास खाता है। समझ में आ गई बच्चों? इस तरह बालक खेल रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। इधर क्या है, किसान और घोड़ा जो होता है वे क्या किसे सूचित कर रहे हैं, एक जाति को, किसी संपूर्ण जाति के लिए इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। इधर कैसे, किसान, किसान मैसूर में हो तो वो भी किसान है, दिल्ली में हो तो वो भी किसान है, और दूसरे देश में है तो वो भी किसान है। जो खेत तो जोतने का काम जो करता है उसको क्या कहते हैं, पूरे जाति के लिए एक ही शब्द का प्रयोग हम करते हैं, किसान। घोड़ा, घोड़ा भी वैसे ही है। अगर एक घोड़े को पर्टिकुलर नाम दिए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। अगर उसको घोड़ा कहे तो क्या हो जाता है, जो भी हो, जहां भी हो, घोड़ा घोड़ा ही हो जाता है। इस तरह घोड़े के समूह को क्या कहते हैं, इधर घोड़े की जो जाति है उसको क्या कहते हैं, घोड़ा ही कहते हैं। इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थों का गुण, धर्म, दोष और उसमें जो विशेषता है उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। फिर से मैं बोलूं बच्चों, जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष और अवस्था और विभिन्न व्यापारों का बोध होता हो तो उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। समझ में गया? किसी जो संज्ञा शब्द है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी प्रकार अथवा पदार्थ का गुण, दोष, अवस्था और व्यापार का बोध होता है तो उस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बाद भाववाचक संज्ञा में कौन से विचार ले सकते हैं? उदाहरण के लिए इधर गन्ने में मिठास है। उदाहरण क्या है, गन्ने में मिठास है। समझ में गया? चोरी करना पाप है। चोरी करना पाप है। जानिए बच्चों, इधर क्या है, मिठास जो होता है और चोरी जो होता है, ये दोनों शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। वे वहाँ के जो प्रयोग हो चुके हैं उस वाक्य में उसके जो भाव को वो प्रकट करता है।
जो चोरी करने की जो काम है उसको क्या कहते हैं? पाप कहते हैं, है ना। मिठास, गन्ने में मिठास है। गन्ने में क्या है? मिठास है। गन्ने का मतलब क्या है? ಕಬ್ಬು. ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಯಾವ ಭಾವ ಇದೆ? ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಾವ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸಮೂಹವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮೂಹವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? समूहवाचक संज्ञा ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ जिन संज्ञा शब्दों से अथवा जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, वस्तुओं के समूह का बोध होता हो। पूरे समूह के लिए अगर एक शब्द का प्रयोग हम करें तो उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा शब्द। पूरे समूह को बताने के लिए केवल एक ही संज्ञा शब्द का प्रयोग हम करें तो उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा शब्द। उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं? उदाहरण के लिए ले लीजिए, इधर लिखती हूं मैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण है कक्षा में छात्र बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, है ना। इधर क्या है? कक्षा जो होता है, कक्षा क्या है? पूरे समूह के लिए हम एक नाम दिए हैं, इसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और एक उदाहरण दे सकती हूँ। पुस्तकालय में, पुस्तकालय में जाकर पढ़ो। समझ में गया? क्या है? पुस्तकालय में जाकर पढ़ो। इधर क्या है? पुस्तकालय, पुस्तकालय भी क्या है? पुस्तकों के समूह है। इसलिए पूरे समूह के लिए अगर एक संज्ञा शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। समझ में गए बच्चों? अभी क्या है? अभी पांचवा जो होता है प्रकार अथवा भेद द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का, धातु का और अथवा पदार्थों का बोध होता है उसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में गया? इधर क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का, द्रव्य का मतलब है लिक्विड्स, धातु का मतलब है मेटल्स, पदार्थों का मतलब है थिंग्स, बोध होता हो तो उस तरह के संज्ञा शब्दों को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ ದ್ರವ್ಯ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್, ಧಾತುಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ द्रव्य ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, और दूसरे जगह धातुओं को सूचित करने में ले लेते हैं, और कुछ समय पदार्थों को सूचित करने में इस संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, उसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। समझ में आएगी बच्चों? उदाहरण के लिए क्या है? दाल में नमक कम है, अथवा और एक ले लेंगे। उदाहरण के लिए क्या है? दाल में घी कम है, इसको ले सकते हैं, है ना। इधर क्या है? घी को हम ले लेते हैं और एक उदाहरण को दे सकते हैं। कौन सा है? इधर सोना कीमती चीज है। क्या है? सोना कीमती चीज है ना। और वस्तु के लिए चावल
द्रव्य के लिए और एक धातु के लिए और एक पदार्थ के लिए। समझ में आ गया? इधर द्रव्य क्या है? घी। घी का मतलब है ತುಪ್ಪ, ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ घीಯನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? दाल में घी कम है. घी का मतलब क्या है? द्रव्यवाचक है. और बाद में सोना कीमती चीज है. सोना का मतलब इधर क्या है? गोल्ड. कीमती चीज है, ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ थिंग. सो सोना ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಧಾತುವಾಗಿದೆ. और बाद में क्या है? चावल अनेक प्रकार के है. चावल ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಚಾವಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯಾವುದಾದರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎರಡನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಅಂತನೂ, ಚಾವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತನೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿದ್ವಿ? ದ್ರವ್ಯವಾಚಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇದುವರೆಗೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ನಿಮ್ಮ ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಥರ್ಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಜ್ಞಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಗ್ರೇಜಿಯಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ನಾಮಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಮಪದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಕಿಸಿ ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು, ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಸಂಜ್ಞಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಜ್ಞಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೇನು. ಆ ಮೇನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭೇದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕಲಾಂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಾವಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿದ್ವಿ? ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಸಂಜ್ಞಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಜ್ಞಾಗಳಿದೆ? ಸಂಜ್ಞಾ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಜ್ಞಾಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಎರಡನೆಯದು ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಮೂರನೆಯದು ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಸಮೂಹವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ, ಹಾಗೆಯೇ ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಮೂಹವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾವನ್ನ ಸಮುದಾಯವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಮುದಾಯವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ 5 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿದ್ವಿ? ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜಾತಿವಾಚಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾತಿವಾಚಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಜಾತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಗೇನೆ ಕಿಸಾನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಜಾತಿವಾಚಕಿಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗೇನೆ ಏನೇನೋ ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಛಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಜಾತಿವಾಚಕಿಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿವಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ. ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುದರ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣ, ದೋಷ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ गन्ने में मिठास है ना, वो क्या है? भाव सूचित करने के। इस तरह के जो भाव सूचित करने वाले जो संज्ञा शब्द है उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। उसके बाद क्या है? समूहवाचक संज्ञा शब्द है। समूहवाचक संज्ञा शब्द ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ, ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿದ್ವಿ? ಸಮೂಹವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತುಗಳು. ಧಾತುಗಳಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇವು 2 ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ?
द्रव्यवाचक संज्ञा ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। बच्चों यहाँ तक आप लोग आपके टेक्स्ट बुक के सेतुबंध कार्य के तीसरे मेन तक और संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगले क्लास में अगले मेन के साथ आ जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।